फ्रेंड्स, जब हमारा 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम से पहले पहले एक बहुत प्यारी चीज़ें हमारी लाइफ के इंसिडेंट होते हैं जो मैंने फ्लो में स्किप कर दिया बताना, तो मैं अब बताना चाहती हूँ। इस ड्यूरेशन में ऐसा होता है कि जब मेरी जो सिस्टर रहती है उनकी शादी भी पक्की हो जाती है, और शादी जब पक्की होती है तो मैं उस चीज़ के लिए कम्प्लीटली एग्री नहीं थी, क्योंकि अभी अभी तो वो मुंबई जॉब करने चली गई थी और उसके बाद वो अभी शादी कर लेंगी इतनी जल्दी। हालांकि उनका करियर सामने था, वो अपनी लाइफ में खुश थी, और इसी ड्यूरेशन में शादी, तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं थी। मैं वैसे बहुत गुस्से में थी, और मैं मेरे मॉम डैड से भी लड़ रही थी कि नहीं नहीं दीदी की शादी नहीं कराएंगे हम, इतनी जल्दी नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है, और जो पहला लड़का आया आप उसी से करा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में थी, और मेरे अंदर यही था कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बात करनी है, नहीं मुझे कुछ जानना ही नहीं है। तभी गौरी का फ़ोन आता है मुझे, और मैं गौरी को सारा इंसिडेंट बताती हूँ कि ऐसा ऐसा, मैं गौरी को सारा इंसिडेंट बताती हूँ, ऐसा ऐसा हुआ है। तभी गौरी मुझे उस समय बिठाकर समझाती है और कहती है, यार तुम अपनी बहन की खुशी के लिए खुश नहीं होना चाहती हो क्या? देखो, अगर तुम ऐसा रोता हुआ मुंह लेकर जाओगी और उनके सामने बैठोगी तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। तुम्हें ये समझना चाहिए कि वो तुमसे ज़्यादा डरी हुई हैं, और वो तुमसे ज़्यादा बड़ी चीज़ करने वाली हैं। वो अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रही हैं। उस डिसीजन में उन्हें तुम्हारा साथ चाहिए। उस डिसीजन में वो ये चाहती हैं कि उसकी फैमिली सपोर्ट करे। तुम बीइंग अ सिस्टर उन्हें हैप्पी नहीं रख सकती हो, तो उन्हें डीमोटिवेट तो मत करो। तुम उनके सामने बोल रही हो कि दीदी ये गलत है गलत है, अरे वो तो पहले से ही डरी हुई हैं, और ना डराओ। और देखो, जो होना है वो होगा, हो सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो उनकी लाइफ में, और तुम्हें अपनी बहन के लिए खुश होना चाहिए। बी हैप्पी फॉर हर, डोंट बी सैड। हालांकि गौरी और मेरी एज सेम थी, लेकिन उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी मैच्योर्ड लेवल मुझसे कहीं ज़्यादा हाई था। मैं बहुत बच्चों वाली हरकतें करती थी, बचकानी हरकतें करती थी, रोती रहती थी, चिढ़ती रहती थी, गुस्सा करती रहती थी, पर समझती नहीं थी उस समय। और मुझे समझाने वाली सिर्फ वही थी। जब उसने मुझे प्यार से समझाया तो मैं वो बात को समझी, और वही चीज़ जाके मैंने अपनी मिडिल वाली सिस्टर को समझाया। मेरी मिडिल वाली सिस्टर भी समझी। इस तरीके से गौरी की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में और बढ़ गई। फिर उसका मेरे से मिलना जुलना आना जाना वो सब तो लगा ही रहता था। तो एक दिन मेरी दीदी की इंगेजमेंट हो रही थी, और मेरे घर के ऊपर टेरेस पे ही सारे अरेंजमेंट्स थे। मैंने उसे एक दिन फ़ोन करके बोला कि तुम्हें आना है इंगेजमेंट में, मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम भी आओगी? तो वो कहती, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँगी आकर, और मैं तो तुम्हारे स्कूलमेट्स को किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो कहती हूँ कि हाँ तो जान लो ना, मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम आओगी तो तुम्हें पता चलेगा। तो उस समय वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, आई कांट कम, ओके, आई एम सो बिज़ी, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं नहीं आ पाऊँगी। गौरी उस समय मुझे काफ़ी मना कर देती, तो मैं कहती हूँ प्लीज़ नहीं आओगी, और मैं उसे उस दिन भी रोते हुए कहती हूँ, प्लीज़ नहीं आओगी, तुम नहीं आओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी आंखों में से आंसू थे, और मेरी आवाज़ चेंज हो चुकी थी फ़ोन पर। ये बात गौरी समझ जाती है, तो गौरी मुझे बोलती है, देखो मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, हो सकता है आऊँ, हो सकता है नहीं आऊँ, कुछ भी नहीं है। उस दिन वो ये बोल के रख देती है। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि यार इंगेजमेंट थी, उसके लिए एक्साइटेड नहीं थी मैं इसलिए एक्साइटेड थी कि गौरी आएगी। और जब गौरी आएगी तो यार मेरे दिल तो गार्डन गार्डन ही था, तो बस आ जाए वो, मैं उसे देख लूँ। मैं यहाँ पे अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं पूरे लड़कों की तरह रहती थी। मेरे शॉर्ट्स हेयर थे, बॉय कट हेयर्स बोल सकते हो आप, और मैं लॉन्ग नहीं करती थी। लेकिन उस ड्यूरेशन, उस जब 12th स्टैंडर्ड में मेरा दोस्त जीशान ने मुझसे शर्त लगाई थी कि मैं तुझे सब कुछ खिलाऊंगा, बस तू अपने बाल बढ़ा ले, और बाल बढ़ा, और जब, क्योंकि जब फेयरवेल का लास्ट टाइम आएगा तो तू साड़ी पहनेगी तो बॉय कट में तो अच्छी नहीं लगेगी ना, तो तू साड़ी जब पहनेगी तो तेरे बाल बड़े होने चाहिए थे। तो इस ड्यूरेशन पे मैंने धीरे धीरे अपने बाल को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे बहुत कम हेयर्स थे उस समय भी, लॉन्ग्स कुछ भी नहीं थे, वो तो भाई शुरुआत थी तो चल ही रहा था। आज बहुत बड़े बाल हैं मेरे, आज मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ, पर उस समय मैं नहीं दिखती थी।
और गौरी ने मुझे पसंद किया था, तो मैं उस समय जैसी थी वैसी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने उस समय पहली बार कुर्ती पहनी थी अपनी लाइफ में, और कुर्ती लेगीज पहनी थी जो मैं यूजुअली कभी पहनती नहीं थी, क्योंकि दीदी की इंगेजमेंट थी तो यार कुछ तो ढंग के कपड़े पहनना है। और मुझे याद है गौरी एकदम से जल्दी से अपनी दीदी की स्कूटी से उतरती है और दीदी को बोलती है मैं जब कॉल करूँगी आप आ जाना मुझे लेने के लिए। और वो भागते हुए आती है और आते से ही मुझे गले मिलते हुए बोलती है कि तुम ठीक हो? तो मैं उससे बोलती हूँ मैं तो ठीक हूँ, और तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, तुमने ब्लैक सूट पहना है। एंड वो इतनी सुंदर थी तो उस पर ब्लैक सूट उसकी बाप रे खूबसूरती को चार चांद लगाता था। और वो आके मेरी मम्मी से गले मिलती है और दीदी के गले मिलके उन्हें बोलती है कि दीदी कॉन्ग्रेट्स। और तब मेरी दीदियों को तो पता था कि गौरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी फैमिली में आना जाना उसका लगा ही रहता था और मेरी फैमिली भी गौरी को बहुत पसंद करती थी। तो इस तरीके से वो आती है और इस ड्यूरेशन में वो आती है तो मैं गौरी के साथ थी। तभी मैंने उसे अपने पूरे स्कूल मेट्स वगैरह सबसे मिलवाया। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे उससे बात करने के लिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की से कौन बात नहीं कराएगा। तभी वहाँ पे मेरा कज़न था जो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है, और वो मेरी तरफ देख के बोलता है ये कौन लड़की है? तो मैंने बोला एक्स वाई जेड की, ये स्कूल की है, मेरी फ्रेंड है। तभी वो मुझे बोलता है मेरी सेटिंग कराना इसके साथ। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ क्या है, क्यों सेटिंग करना है, वो तेरे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सुन, अपन जिस स्कूल से है ना उस स्कूल से तो वो है भी नहीं। तो कहता अच्छा तेरी दोस्त हो सकती है, और तेरे से तो बेटर स्कूल में ही मैं पढ़ता हूँ। हाँ, तो उससे तो ज़्यादा बेटर स्कूल है मेरा, करवाना यार, तू कैसी बात कर रही, करवाना। अब वो मेरे पीछे पड़ जाता है और मेरी तो ऐसा गुस्से जैसा मुंह कि भाई तू क्यों पीछे पड़ रहा है, कबाब में हड्डी, जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। लेकिन मेरा कज़न था और मेरा सबसे क्लोज ब्रदर था वो, और मुझे उससे भी बहुत प्यार था, तो मैं उसे मिलवाती हूँ। तो गौरी जब मिलती है तो सबको हाय हेलो वगैरह बोलती है और शांत बैठती है। तभी वो बोलती है कि अच्छा अब मैं निकलती हूँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं आऊँगी। तो तभी मैं कहती हूँ तुमने कुछ खाया भी नहीं है? तो कहती नहीं मुझे भूख नहीं है। तभी मैं उससे बोलती हूँ तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए स्वीट लेकर आती हूँ। और उसे गुलाब जामुन पसंद थे तो मैं उसे अपने हाथ से उसे गुलाब जामुन खिला रही थी। और ये चीज़ मेरे पूरे स्कूल फ्रेंड्स देख रहे थे। सबसे ज़्यादा मज़े कोई ले रहा था तो झिलमिल ले रही थी, क्योंकि उसे तो पता था, क्योंकि शी नोज दैट कि यार मेरी फीलिंग्स तो है। तो वो बड़े मज़े लेके बोल रही थी अच्छे से खिला यार, टिश्यू पेपर ला, देख देख यहाँ से कर। तो मैं उसकी होठ के नीचे से भी वो टिश्यू पेपर से उसकी जो बोलते हैं ना लिक्विड थोड़ा सा निकल जाता है वो तक भी पोंछ रही थी। तो यहाँ पर सब मज़े ले रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो यार मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी से पुश किया है ना तो वो झिलमिल नहीं किया था, और झिलमिल बहुत मज़े लेते हुए थी। तभी वहाँ पर मेरा कज़न कूल डूड बनने के लिए आता है, बीच में घुस जाता है, हमारी बात कर रहा रहता है। तो तभी वो एकदम से बोलता है कि नव्या डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिडिल फिंगर। तो मेरे दोस्त लोग सब हंसने लग जाते हैं, बोलते तुझे नहीं पता है? तो गौरी मेरी तरफ देख के बोलती है तुम्हें नहीं पता है? तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ नहीं पता मुझे। तो मैं बहुत इनोसेंट थी उस समय, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। तो वो तभी वो बोलता है कि अरे इसे तो कुछ भी नहीं पता रहता, और मेरे सारे दोस्तों को पता था। तभी मैं एकदम से बोलती हूँ तो तू मुझे बता देना क्या है। तो वो बोलता है पागल है क्या, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, तू अपने दोस्तों से पूछ ले। और ऐसे करके वो खड़ा हो जाता है। तभी मैं झिलमिल की तरफ देख के बोलती हूँ मुझे बताना क्या मतलब है यार, मेरा पोपट हो रहा है, तू मुझे बता भी नहीं रही है, तू तो मेरी दोस्त है ना। तो कहते सॉरी यार मैं तुझे नहीं बता सकती हूँ, मैं ये चीज़ें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं वहाँ पे अपने 3-4 फ्रेंडों की तरफ देख के बोलती हूँ दीपा बता तो सही, लतिका यार तू कैसे कर रही है, बता ही नहीं रही है। मैं सबके नाम लेके बोलती हूँ पर कोई मुझे नहीं बताता है। तभी गौरी मेरा एकदम से हाथ पकड़ती है, पीछे मुझे खींचते हुए बोलती है मैं तुम्हें बताऊंगी लेकिन अभी नहीं, ठीक है? तुम शांत हो जाओ और इन सारी पागलों चीज़ों में मत लगा रहा करो, अपनी लाइफ में फोकस करो, और तुम जैसी हो तुम बहुत सुंदर हो, ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सारी चीज़ों में घुसने के लिए, ठीक है? ध्यान रखो अपना, और अब मैं जा रही हूँ। और ऐसे कह के वो मेरे फोरहेड पे किस करके चली जाती है। मैं वहाँ से चुपचाप उसे देखती रहती हूँ। तभी झिलमिल मेरे पास आके बोलती है वो बताएगी तुझे, और सुन अच्छे से डिटेल में सुनना, बहुत प्यार से समझाएगी तुझे। तो मैं उसका हाथ नीचे करके बोलती तूने कौन सा बता दिया, तू तो मेरी दोस्त है और इस तरीके से तू बिहेव करेगी मेरे साथ? तभी वो हंसते हुए बोलती है अरे पागल, जो बात मैं बता दूंगी
वो चीज़ में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना अच्छे से वो तुझे मिडिल फिंगर का मतलब समझाएगी तो ज़्यादा अच्छा आएगा। और ट्रस्ट मी, शी केयर्स फॉर यू। इतने सब कुछ होने के बाद जिस प्यार से उसने तुझे हैंडल किया है वो तो लाजवाब है। शी इज़ वेरी केयरिंग नेचर यार। मैं कहती हूँ हाँ वो तो है यार, दोस्त है मेरी। तो यहाँ से झिलमिल हंसते हुए बोलती हाँ हाँ दोस्त है मेरी, और ऐसे कह के वो चली जाती है। मैं बस चुपचाप बैठी रहती हूँ। फिर इंगेजमेंट हो जाती है, सब कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट डे की बात रहती है कि जहाँ पर मैं उसी तरफ बोलती हूँ तुमने मुझे मिडिल फिंगर का मतलब नहीं बताया। तो कहती ओ हाँ हाँ मुझे तुम्हें समझाना था, मुझे याद है। तो मैं उसे बोलती हूँ तो बताओ, क्योंकि उस तब तक मुझे एक मैसेज आता है जहाँ पर मुझे झिलमिल मतलब मैसेज करके बोलती है मिडिल फिंगर का मतलब तो पूछ उससे। हालांकि वो टाइम मेरे दिमाग में तो मैं भूल चुकी थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी। तो वो कहती है कि पूछ जाकर। तो मैं उससे पूछती हूँ तो कहती है चलो उठो, अपने बेड से उठो। मैं कहती हूँ उठ गई। जाओ तुम्हारे पास डिक्शनरी दिख रही है? तो मैं कहती हूँ हाँ। वहाँ पर जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो सर्च करो। वो मुझे स्पेलिंग डिस्क्राइब करती है FUCK, और ये पढ़ लो। मिडिल फिंगर का मतलब ये होता है और इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें डिक्शनरी में मिल जाएगा। और ये बोलकर वो बोलती है चलो बाय बाय टाटा मुझे काम है। और मैं चुप हो जाती हूँ और मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है और वो टाटा बाय बाय करके फ़ोन रख देती है और मैं हंसती रहती हूँ। उसका मतलब मुझे अब पता चला गया था, लेकिन मैं ये बोलती हूँ अंदाज़ा तो देखो, अंदाज देखो लड़की का, बताना भी है उसे लेकिन कुछ बताना भी नहीं है। ये अंदाज देख के तो उस दिन मैं घायल हो जाती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे जब स्कूल जाती हूँ तो भाई रिमझिम मुझे पकड़ के बोलती बता बता कैसे बताया। तो मैं उसे सारा इंसिडेंट बताती हूँ। तो कहती ओ माय गॉड मुझे लगा वो तुझे डिटेल में डिस्क्राइब करेगी। बट यार इसे बोलते हैं XYZ की स्कूल की लड़कियाँ। काफ़ी इंटेलिजेंट है यार, मैंने भी नहीं सोचा। पर यार बताने का अंदाज़ा तो काफ़ी अच्छा था। हम लोग काफ़ी हंसते रहते हैं। फिर बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाते हैं, सब पढ़ाई में फोकस हो जाते हैं और अब रिज़ल्ट का डिक्लेयर होना रहता है। लेकिन रिज़ल्ट से डिक्लेयर होने से पहले पहले मैं गौरी को फ़ोन करती हूँ। तो गौरी मुझे बोलती है तुम टेंशन में क्यों हो? तो मैं कहती हूँ कि यार मेरी दीदी की शादी के लिए मुझे हॉल बुक करना है और हॉल मुझे मिल नहीं रहा है। एंड सॉरी यार पर बजट भी इतना ज़्यादा हाई नहीं है घर वालों का। तो सब बहुत ज़्यादा टेंस हैं और इस ड्यूरेशन में मैं कैसे करूँ क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो मेरी तरफ देख के बोलती बस इतनी सी बात है और इतनी सी बात पे तुम इतनी टेंशन ले रही हो। मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं है तुम इतनी ज़्यादा टेंशन लो। तो मैं गौरी की तरफ बोलती हूँ मजाक नहीं है गौरी, सीरियस वाली बात है। तो कहती है ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, जब तक मैं हूँ तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मेरे डैड ये सब काम कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। तो मैं उसी तरफ देख के बोलती हूँ डैड कैसे करेंगे? तो वो बोलती है मेरे डैड गवर्नमेंट सेक्टर पे हैं, तुम्हें पता है ना? मैंने कहा हाँ। तो गवर्नमेंट सेक्टर से हम लोगों को हमारी बेटी के लिए मतलब मेरे पापा को अपनी खुद की बेटी के लिए हॉल मिलता है, तो वो बुक कर लेंगे। तो मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ कि तो तुम क्या कह रही हो तुम्हारी एल्डर सिस्टर के नाम पे हॉल बुक होगा? तो वो कहती है कि हाँ मैं अपने मेरे पापा हॉल बुक कर लेंगे और उस हॉल में जाकर तुम लोग शादी कर लेना। क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पापा अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं या दीदी की शादी करा रहे हैं, उनके लिए तो दोनों ही बेटी हैं ना। तो वो करा देंगे, तुम टेंशन मत लो। कौड़ी इतने अच्छे से इतनी बड़ी बात बहुत हंसते खिलखिलाते कह देती है। फिर मैं ये जाकर अपनी मम्मी को ये बात बताती हूँ। मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाती है और मेरी मम्मी गौरी को फ़ोन करती हैं और फ़ोन पे वो बात करते हुए पूछती हैं कि क्या बेटा ऐसा पॉसिबल है? तो वो कहती है हाँ आंटी सब पॉसिबल है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरी बता दूँगी। नव्या को कहिएगा कि वो मेरे पापा से मिल ले डायरेक्ट और उनके ऑफिस जाकर, और एक फ़ॉर्म होता है वो फ़ॉर्म ले आएँ और वो पूरा फिल विल कर ले। उस टाइम पे मैंने फ़र्स्ट टाइम गौरी के पापा को देखा था और मैं गौरी के पापा से ही पूछती हूँ कि ये इन नाम के अंकल कहाँ मिलेंगे? तो वो मुझे बताते हैं कि बेटा मैं ही हूँ। तो मैंने कहा आप गौरी के पापा हो? तो कहते हैं कि हाँ तुम नव्या हो? तो मैं कहती हूँ कि हाँ। तो गौरी के पापा भी वो पूरे पेपर्स में साइन वाइन कर देते हैं, सब चीज़ करते हैं और इस तरीके से वो हॉल भी बुक हो जाता है। प्रोसीजर ज़रा लंबा होता है पर शॉर्ट में बता रही हूँ।
तो अब गौरी के पापा ने अपनी बेटी के नाम पे हॉल बुक कर दिया था, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट हेल्प इन माई लाइफ, जो मैंने कभी गौरी से एक्सेप्ट भी नहीं करी थी। ये सारी हेल्प तो यार हम अपनी रिलेटिव से करते हैं, कोई नहीं। पर गौरी हंसते हुए कहती है और मेरी तरफ फ़ोन करके बोलती है, खुश हो तुम? तो मैं हंसते हुए बोलती हूँ कि हाँ, मैं तो खुश हूँ। तो कहती हूँ ठीक है, चलो अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, गौरी का एटीट्यूड लेवल भी थोड़ा हाई होते जा रहा था। वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसके गुस्सा, उसका पैम्पर मेरे प्रति इंक्रीज़ हो रहा जा रहा था। उसे अब मुझसे लेवल अप होते जा रहा था, जैसे बोलते ना, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही थी। अब उसे पता था कि अब मैं जो कुछ भी बोलूँ, उसे वो चीज़ हैंडल, मतलब वो कुछ भी बोले, मुझे वो चीज़ हैंडल करनी ही पड़ेगी। इसलिए वो अपने पूरा हक भी जताती थी, गुस्सा भी होती थी और मुझे रुलाती भी थी। तो एक दिन मैंने उससे सिर्फ ऐसी बातों बातों में कह दिया था, गौरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही तुम पे डिपेंडेंट हो गई हूँ, और मैं कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे तुम्हारे ऊपर पीछे पड़ जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मैं हर चीज़ के लिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मेरा अटैचमेंट तुमसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसा लगता है कि मैं फुली तरीके से तुम पे डिपेंड हो चुकी हूँ, और ये इतनी अटैचमेंट भी अच्छी बात नहीं है। तुम मुझे एक दिन भी बात नहीं करती हो ना, मुझे अजीब सा फील होने लगता है। तुमसे बात ना करूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग सा फील होने लगता है। हम्म, तो क्या कह रही हो तुम? तो मैं कहती हूँ कि शायद हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मैंने जैसी ये बात उसे, गौरी को कही, तो गौरी कहती है ठीक है, कर लो डिस्टेंस मेंटेन। तो मैं कहती हूँ हाँ, पर होता नहीं ना। तो कहती है अच्छा, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। उसने मेरा नंबर 2 मिनट में ब्लॉक कर दिया, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉलिंग हर। और मेरी तो उस दिन, उस 2 घंटे में मेरी जान चली गई। आई एम कॉलिंग हर, वो नहीं उठा रही है। मैं मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ, वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही है। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर मैं दूसरे नंबर से, अब एक तो उस समय इतने हमारे पास फ़ोन्स होते नहीं थे, तो यार कहाँ कहाँ से जुगाड़ कर करके उस नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं। लेकिन मैडम जी, कॉल जा रहा है पर वो उठाएंगी नहीं, क्योंकि भाई एटीट्यूड है, तुमने उससे डिस्टेंस मेंटेन की बात कैसे कर दी। आखिर 2 घंटे के बाद मैं रोने लग गई थी, एंड मुझे वो दिन भी याद है जहाँ पर मैं सोफे पे रो रही थी अपने ऊपर तकिया रखकर, और मैं वो रोता हुआ मोमेंट्स किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, ना अपनी दीदियों को ना कुछ। और मेरी दीदी को तो बहुत अंदाज़ा था यार, ये कुछ ज़्यादा ही पागल है गौरी को लेकर, और छोटी सी भी चीज़ होती है, ये गौरी को लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव है। तो चीज़ें थी जो काफ़ी हो रही थी। उस दिन मैं 2 घंटे के बाद वो मुझे मतलब करती है अनब्लॉक, और मुझे कॉल करती है, और मैं फ़ोन करके बोलती हूँ, मैं रो रही थी और रोते बोलती, तुम पागल हो क्या, ऐसे करके चली गई? तो कहती है तुम्ही को तो डिस्टेंस मेंटेन करनी थी, अब बोलो और करना है? मैंने बोला मैं कसम खाती हूँ ज़िंदगी में तुमसे कभी डिस्टेंस मेंटेन की बात ही नहीं करूँगी, मेरी गलती है, मुझे पागल कुत्ते ने काटा था कि मैंने ये बात आपसे कह दी, मैं कभी नहीं कहूँगी। एंड प्लीज़ गौरी, मैं खुद को मैनेज कर लूँगी, तुम अपने साइड से ऐसी हरकतें मत करना। तो वह हंसते हुए बोले, इट्स काइंड ऑफ फन ना, कि बड़ा मज़ा आया मुझे। तो कहती तुम्हें मुझे रोता हुआ देख के मज़ा आया? तो कहती नहीं, तो मेरे को रोता हुआ देख के तो मज़ा नहीं आया, बट मुझे ये देख के मज़ा आया कि तुम मेरे बिना कितनी ज़्यादा तड़प रही हो, ये अच्छा लगा मुझे जानकर। जैसी गौरी ये बात कहती है, मैं शॉक तो जाती हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता। इस तरीके से हमारा कुछ मोमेंट्स जो हमारे लाइफ के थे वो ख़त्म हो जाते हैं। हम हमारा 12th स्टैंडर्ड आ जाती है। 12th स्टैंडर्ड में मेरे परसेंटेज उसके परसेंटेज से थोड़े ज़्यादा बनते हैं। ये बात पे उसे बुरा लगता है, और मैं उससे बात करती हूँ तो वो सडनली से कह देती है मेरे जले पे नमक छिड़कना बंद करो, और वो मुझे ब्लॉक कर देती है। जब वो मुझे ब्लॉक करती है तो भी मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस समय मेरी लाइफ में ऐसा था कि यार मैं इतना एटीट्यूड नहीं हैंडल कर सकती हूँ। यार ये हर बार मुझे ब्लॉक करके चली जाती है, मुझे इतना भरोसा था कि वो मुझे अनब्लॉक तो करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, उसने मुझे 1 वीक अनब्लॉक नहीं किया, 2 वीक अनब्लॉक नहीं किया।
इतने टाइम तक तो मुझे उसकी ब्लॉक अनब्लॉक की गेम की आदत बहुत अच्छे से पता चल चुकी थी। फाइनली 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने के बाद मुझे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। 2 महीने के बाद मुझे जैसे ही अपने फ्रेंड से पता चलता है कि उसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरा कॉलेज दूसरा रहता है, तो वो खुद मुझे कॉल करके बोलती है अनब्लॉक करके, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया तुमने? मैंने उसे बताया कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो कहती है कैंसिल करो अपना एडमिशन। तो मैं बोलने लगी क्यों, मुझे क्यों कैंसिल करना है? और मेरी आवाज़ उसके सामने ऐसे ही निकलती थी, क्यों कैंसिल करना है? तो वो कहती है मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो तुम इस कॉलेज में मेरे साथ ज्वाइन कर रही हो। एंड आई वाज लाइक नो, मेरी फैमिली रेडी नहीं होगी। तो कहती मैं आ रही हूँ तुम्हारी मम्मी से बात करने के लिए। ऐसे कह के वो उस दिन मेरे घर पर आती है, मेरे मम्मी पापा को बताती है। बट मेरे मम्मी पापा उसको मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि यार बेटा, आप जिस कॉलेज की बात कर रहे हो वो तो प्राइवेट कॉलेज है और ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अगर उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अच्छा खासा मिला है तो क्यों आप चेंज कराना चाहते हो? तो तभी वो कहती है आंटी मैं नहीं हूँ ना उस कॉलेज में, तो आपको आप बोलो उसको कि नव्या उस कॉलेज में ही जाएगी। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। अब मेरी दीदियाँ भी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी यार, वो तो एग्री नहीं कर रही थी। गौरी को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो फिर से मुझसे बात करना बंद करती है। अब उसे मनाने के लिए भाई मुझे तो इतने पापड़ बेलने पड़े थे, वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रोज कॉल्स करके, रोज मैसेज करके, रोज सॉरी बोलना, एक दिन में कम से कम 50 मैसेजेस जाना, 10 बार तो कॉल जाना, उसके बाद हर एक एक प्यारे प्यारे कोट्स लिख के उससे माफ़ी मांगना कि भाई मेरी गुस्ताखी हो गई है, मैंने आपको मना कर दिया और दूसरे कॉलेज में आ गई। इवन मैं तो उससे मिलते टाइम से चॉकलेट्स देना, उसे सब कुछ करके बहुत माफ़ियाँ मांगी थी मैंने। लाइफ इसी तरीके से चल रही थी। फाइनली मैं दूसरे कॉलेज में चली जाती हूँ और वो दूसरे कॉलेज में चली जाती है। अब जैसे हमारा कॉलेज चेंज हो जाता है तो हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होने लगता है क्योंकि सब नए कॉलेज में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो उस लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो गौरी भी उस लाइफ में इन्वॉल्व हो चुकी थी, उसे नए लोग मिल रहे थे, नए लोगों के साथ उसको रहना अच्छा लग रहा था और मैं भी नए लोगों से मिल रही थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे सीनियर से मिली थी, मैं मेरे कॉलेज मैंने आपको बताया था मैं सीनियर से मिल चुकी हूँ, मैं मैम से मिली थी जो रिद्धि मैंने नाम बताया था, मैंने मेरी दोस्त अपूर्वा से मिली थी। तो इस तरीके से मेरी और उसकी जर्नी थोड़ी अलग हो जाती है, बट फिर भी वो मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। तो मैं उससे हमेशा से मैसेज में हमारी रोज़ बात होती थी, चलता ही रहता है। तो एक दिन उसने मुझे अपने फ्रेंड के बारे में बताया और उसका फ्रेंड का नाम यश था और वो यश के बारे में मुझे सब कुछ बता रही थी कि ये है कूल डूड है, मुझे लाइन देता है, मेरे पे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। ये सुनकर मुझे तो अच्छा नहीं लगा था और मैं बस उसकी वो सारी बात सुन रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि ओके तुम्हें पसंद है क्या वो? तो वो कहती नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो मेरे आगे पीछे घूमता है। मैंने कहा ओके, और क्या चाहता है वो तुमसे? तो कहता है अभी तो सिर्फ दोस्ती के लिए चाह रहा है, मेरे पीछे तो दोस्ती के लिए घूम रहा है, बट मैं इतनी इजीली उसे दोस्त भी नहीं बनाऊंगी। ओके। ऐसे कह के गौरी बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुश नहीं हो? तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रख देती हूँ। हालांकि उस दिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि यार वो ऐसे कैसे, मतलब किसी लड़के के बारे में मुझसे बात करती है। मैं अपनी कॉलेज में थोड़ी बिज़ी थी, वो अपने कॉलेज में बिज़ी थी। हम लोग अपने नए नए लोगों से मिल रहे थे, नए नए लोगों से बात कर रहे थे। उसी ड्यूरेशन में जो मुझसे भी लड़कियां बहुत फ्लर्ट करती थी, तो मेरी खुद की दोस्त जो अपूर्वा थी वो मेरे साथ फ्लर्ट करती थी। तो मुझे याद है उससे मुझे फ्रेशर का टाइम था। नहीं नहीं हाँ, हमारे फ्रेशर आ रहे थे तो हम सीनियर बन चुके थे। तो उस समय पे उसने मुझे जब साड़ी पहनाई थी तो उसने मुझे ना बहुत
बहुत जब साड़ी पहनाते टाइम उसने मुझे बहुत सीड्यूसिंग वे में टच किया था, और जब भी वो मेरे पीछे गाड़ी में बैठती थी तो मुझे बहुत सीड्यूसिंग वे में टच करती थी, और वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट भी करती थी। तो ये सारी बातें जब मैं गौरी को बताती थी तो गौरी को भी ये सुनना अच्छा नहीं लगता था। फिर गौरी कहती थी कि सोचो मैं तुम्हें कैसे हैंडल करती हूँ। गौरी को भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, चीज़ें थोड़ी अलग सी थी। और एक टाइम ऐसा बीतता गया हमारी कॉलेज लाइफ में, मैं अपनी सीनियर्स के साथ भी इन्वॉल्व थी, मैं मेरे दोस्तों के साथ भी इन्वॉल्व थी, मैं गौरी को भी इम्पोर्टेंस देती थी। अब गौरी की आदत इस तरीके से हो गई थी कि अगर मैं उसकी थोड़ी सी भी बात को कट कर दूं, या जब भी मैं उसे फ़ोन करूं और मैं उसका फ़ोन पिकअप ना कर पाऊं, और अगर वो कोई भी चीज़ मुझे बोले और अगर वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती ड्यू टू सम रीज़न्स, नॉट इंटेंशनली बट रीज़न हो जाता था, तो उसकी एक आदत थी कि वो मुझे ब्लॉक मार देती थी। और फिर आप करो वही, 10 दिन कॉल करो, 50 कॉल करो। इवन मैं तो इतनी पागल थी उसके लिए कि मैं हमेशा से उसे घर जाती थी, उसके घर पे जाके उसे मनाती थी, उसके घर पे जाके उसका वेट करती थी, और चीज़ें होती। तो फर्स्ट ईयर तक, फर्स्ट और सेकंड ईयर तक यही चलता रहा। जब सेकंड ईयर की बारी आई थी तब अपूर्वा मेरे पास आई और मेरे शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, मुझे कुछ कहना है तुमसे नव्या। तो मैं कहती हूँ हाँ बोलो। तो यू डोंट ओनली लाइक गौरी, यू नो दैट। तो मैंने कहा हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कहती नो, यू लव हर। मैं अपूर्वा की तरफ ऐसे गुस्से में देख के बोलती हूँ क्या बोल रही हो तुम। तो कहती है नो, यू लव हर। तुम अपनी दीदी की शादी में इतनी ज़्यादा तैयार हुई, इतनी ज़्यादा खुश थी, इसलिए क्योंकि गौरी आ रही थी उस दिन तुम्हें देखने के लिए। तुमने सबको अवॉइड कर दिया। तुम्हारे दोस्त में मैं भी खड़ी थी, सब खड़े थे, तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स खड़े थे, तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स खड़े थे, पर जैसी गौरी तुम्हारी क्लास में जैसी उसका एंट्रेंस हुआ, तुम भूल गई पूरी दुनिया। तुम उसके बाजू में खड़े होने के लिए अपने आप को सुधारने लगी, अपने आप को संवारने लग गई सिर्फ उसके लिए। तुम्हारा ध्यान भी नहीं था मेरी तरफ। मेरी तरफ छोड़ो, तुम्हें तो किसी का भी कोई लेना देना नहीं था। तुम गौरी को हाथ पकड़ के लेके गई। जब गौरी तुमसे ये डिमांड करने लगी कि मुझे वो आइसक्रीम खानी है, तो तुम भागते दौड़ते उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई। तुम वो बोल रही थी मुझे डोसा खाना है, तुम भागते दौड़ते उसके लिए डोसा लेकर आ रही हो। तो हर चीज़ ला रही हो, सबको दिखता है ये। स्टूपिड, यू लव हर। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो, आई लाइक यू, एंड जेन्युइनली नव्या, आई रियली लाइक यू। आई आई रियली लाइक यू, बट मैं ये चीज़ जान चुकी हूँ कि तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। तुम ज़्यादातर खुश गौरी के साथ रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी सीनियर जो है प्रियंका, वो भी तुम्हें लाइक करती है, बट तुम हम सबको अवॉइड कर देती हो जब गौरी की बात आती है। सो स्टूपिड, गौरी इज नॉट ओनली योर फ्रेंड, शी इज योर हार्ट बीट, एंड यू लव हर। कन्फेस योर लव टूवर्ड्स हर, उससे पहले देरी हो जाए। मैं बस अपूर्वा की तरफ देख के बोलती हूँ क्या ये करना ज़रूरी है? यार वो कैसे रिएक्ट करेगी, दो गर्ल्स कैसे एक साथ रह सकते हैं? तो तभी वो मुझे बोलती है क्यों नहीं रह सकते हैं, ऑफ कोर्स रह सकते हैं यार। जब मैं तुझे लाइक कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकती है? एंड ग्रो अप स्वीट हार्ट, ग्रो अप, ओके। मैं जानती हूँ कि दो लड़कियों के प्यार को यहाँ समझने वाला कोई भी नहीं है, बट तुझे अभी शादी थोड़ी ना करनी है, या अभी तुझे सेटल थोड़ी ना होना है बेवकूफ़। सेटल तो बाद में होना है, पर यार इससे पहले उसका बॉयफ्रेंड बन जाए या वो कहीं हाथ से निकल जाए। कन्फेस योर लव एंड कन्फेस इट। उस दिन मुझे अपूर्वा ने फोर्स किया और मुझे समझाया, और मुझे भी अपनी फीलिंग्स उस समय रियलाइज हुई कि हाँ मैं लाइक करती हूँ। और जब थर्ड ईयर जब मेरा स्टार्ट हुआ और प्रियंका का
वो लास्ट ईयर था, वो चली गई थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम एक मैसेज ड्रॉप किया था कौरी को और ये कहा था कि आई लव यू। मेरी लाइफ में अगर मेरी फैमिली के बाद कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है तो वो तुम हो। मुझे नहीं पता क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, बट आई लव यू। कौड़ी मेरी सारी बातों को समझ रही थी और उस समय तक तो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह सब आ चुके थे और उस ड्यूरेशन में जब वो मैं उसे मैसेज ड्रॉप कर रही थी तो वो सीन कर रही थी और वो सामने के सामने 2-2 मिनट में वो तुरंत ही पढ़े जा रही थी मैसेजेस। एंड वो सब मेरी बातें जब पूरी ख़त्म हो जाती है तो वो एक मैसेज मुझे लिखती है, थैंक्स फॉर लविंग मी। मैं चुप रहती हूँ। मैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, उसकी हाँ है या ना है। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि यार मैंने हर बात में अपनी फीलिंग्स बता दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हाँ कहेगी, ना कहेगी, क्या कहेगी, क्या था, कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता था कि बस बोल दिया है। उस समय चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर वो मुझे लिखती है, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और तुम जैसी हो वैसी हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यार करने में, मुझे बुरा नहीं लगा है। इवन मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि तुम मुझ जैसी लड़की को प्यार करती हो, जो लड़की काफ़ी गुस्से वाली है, काफ़ी इरिटेटिंग है, अनोइंग है और जो नखरे बहुत दिखाती है। मुझे प्यार करना बहुत मुश्किल है और तुम मुझे प्यार करती हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया हूँ। और ये बोलकर वो भी ऑफलाइन हो जाती है, मैं भी ऑफलाइन हो जाती हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता, लेकिन वो मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो अब आगे क्या हुआ है ये सब जानेंगे मेरे कुछ अगले एपिसोड्स में। बाय बाय।